हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो केयर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीचर की। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जनरल साइंस पढ़ना है। जनरल साइंस के अंदर बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारे अगर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मटेरियल मिलता है और मतलब कि सेट लगाने के लिए क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। और हमारा जूम मीटिंग भी चलता है 11 बजे से, तो जूम पर भी आप ज्वाइन होकर के अपना डिस्कस कर सकते हैं या लाइव डिस्कशन सुन सकते हैं। अगर आप उस टाइम पर नहीं अवेलेबल हो पाते हैं तो आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी कि वीडियो से आप अपना मटेरियल देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए वेब स्टूडियो केयर के नाम से। इसी चैनल का जो नाम है उसी नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 15 भी सब्सक्राइबर है, ज़्यादा नहीं है, तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। और डिस्कशन अगर आपको सुनना है तो डिस्कशन के लिए आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। जूम मीटिंग ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ लिंक मिलता है, टाइम वगैरह सारा कुछ वहाँ बताया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होकर डिस्कशन का भी एक पार्ट बन सकते हैं, लाइव डिस्कशन चलता है, ठीक है, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। ये सभी हम लोग जितने भी प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थी है, टीचर अभ्यर्थी हैं, वो सभी लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं जिससे कि तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक सेल के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, बायोलॉजी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी, ठीक है। बायो का मतलब होता है सजीव यानी लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, सजीव। और लॉजी जो वर्ड है वो लॉजस से बना है, जिसका होता है मतलब स्टडी ऑफ, यानी कि अध्ययन, यानी कि सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सजीवों का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी का 2 पार्ट होता है यहाँ पर, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। मेन आप जो मैं बता रही हूँ वो देखते चलिए, ठीक है। बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के लैमार्क तथा जर्मनी के ट्रेविरेंस ने किया था, ठीक है। जीव विज्ञान जो होता है यानी बायोलॉजी जो होता है, इसका 2 पार्ट होते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। अब देखिए, बायोलॉजी का फादर अगर पूछा जाए तो अरस्तु होते हैं। इन्होंने हिस्टोरिया एनिमिलिया नाम की पुस्तक लिखी थी, जिसमें इन्होंने 500 से अधिक जीव जंतुओं का वर्णन किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। अब अगर हम बात करें जूलॉजी और बॉटनी का, तो देखिए जो जूलॉजी के फादर की अगर हम बात करें तो जूलॉजी के भी फादर अरस्तु ही की कहे जाते हैं, ठीक है। लेकिन बॉटनी के जो फादर हैं वो कहे जाते हैं थियोफ्रैक्टस, जिन्होंने हिस्टोरिया प्लांटेरम ये बुक उन्होंने लिखा था। इसमें 500 प्रकार के पेड़ पौधों के बारे में इन्होंने बताया था। थियोफ्रैक्टस जो है ये फादर ऑफ बॉटनी कहे जाते हैं, और जो अरस्तु है, अरस्तु ये फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ आप अगर बोले बायोलॉजी तो कहे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं, आधुनिक वनस्पति शास्त्र के जनक जो है वो कहे जाते हैं लिनियस, आधुनिक वनस्पति शास्त्र के जनक। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, विषाणु जो एक सूक्ष्म जीव है, विषाणु न तो निर्जीव और न तो सजीव लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें दोनों गुण पाया जाता है, ये सजीव भी है और ये निर्जीव भी है, ये दोनों हैं, ठीक है। विषाणु क्या है, दोनों हैं। जब तक ये किसी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इंटर नहीं करता है तब तक ये निर्जीव कहलाएगा, और जब किसी बॉडी में इंटर करता है, किसी सजीव में जब इंटर करता है तब इसको सजीव बोलते हैं, तब ये सजीव की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। यानी कि सजीव और निर्जीव दोनों गुण इसमें विद्यमान होता है। जब ये किसी बॉडी में इंटर करता है तो अपनी संख्या में वृद्धि करता है। जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाएं अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे पर्यावरण और पर्यावरण के साथ जीव जंतु का संबंध अध्ययन किया जाए तो इकोलॉजी उसको बोलते हैं, फूल का अध्ययन एंथोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, स्पर्मोलॉजी बोलते हैं, बीज का अध्ययन,
तो इस तरीके से ये जितने भी है आपको PDF मिल जाएंगे, आप याद कर सकते हैं इसको। 2-4 इसमें से क्वेश्चन मतलब जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो 1-2 एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कोशिका का अध्ययन, ये आप ज़रूर याद कर लेंगे। कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ऊतक का अध्ययन, ठीक है। तो ये 2-3 कर लेंगे ज़रूर। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, दुनिया का मतलब दुनिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेल की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि 170 × 135 mm का होता है, इसका आकार दिया गया है। और दुनिया का सबसे लंबा सेल जो होता है, देखिए ये है लार्जेस्ट और ये है लॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे लंबा है न्यूरॉन, ठीक है। और सबसे बड़ा जो सेल है, जस्ट अ मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, सबसे बड़ा जो सेल है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। अंडा भी एक सेल है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सबसे लंबा सेल न्यूरॉन है। और सबसे छोटा सेल प्लूरोन्यूमोनिया 0.1 माइक्रोमीटर, और माइकोप्लाज्मा और प्लूरोन्यूमोनिया, ये 2 हैं जो कि सबसे छोटा सेल है। अगर हम ह्यूमन लेवल पर बात करें तो लार्जेस्ट मतलब ह्यूमन लेवल पर बात करें तो सबसे बड़ा सेल होता है ओवम, जिसको ओवा बोलते हैं, अंडाणु, जो कि या डिम्ब भी बोलते हैं या डिम्बक भी बोलते हैं, जो कि ये फीमेल में पाया जाता है। लॉन्गेस्ट यानी ह्यूमन लेवल पर लॉन्गेस्ट सेल जो होगा वो भी नर्व सेल ही होगा। और ह्यूमन लेवल पर स्मॉलेस्ट सेल जो होगा वो होगा स्पर्म, जिसको शुक्राणु बोलते हैं, ये मेल में पाया जाता है। तो ये आपने देख लिया वर्ल्ड लेवल पर और ह्यूमन लेवल पर भी। अब यहाँ पर देखिए, जिसका बॉडी एक सेल का बना होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और जिसका बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है उसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। एक मैच्योर पर्सन के शरीर में लगभग कोशिका की जो संख्या होती है वो 60 × 10⁻15 होती है। सेल का आविष्कार सेल का खोज किसने किया था? सेल का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, यानी कोशिका का पता लगाया था रॉबर्ट हुक ने। सेल का लैटिन मतलब सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा, ठीक है। इस तरह से छोटा कमरा जो होता है ना, इस तरह से उन्होंने देखा था। ये जो सेल का उन्होंने रॉबर्ट हुक ने जो पता लगाया था, रॉबर्ट हुक ने, ये 1665 ईस्वी में डेड सेल, जैसे पेड़ की छाल की कोशिका का इन्होंने स्टडी किया था, देखा था, जिसको कॉर्क सेल भी आप बोल सकते हो, कॉर्क सेल, या इसको बार्क सेल भी बोल सकते हो, बार्क सेल, ठीक है। तो ये हो गए रॉबर्ट हुक। अब देखिए, अगर पूछा जाए जीवित कोशिका के बारे में तो डेड सेल या ओनली सेल का पूछ दिया जाए कि सेल का खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक, या डेड सेल का खोज किसने किया था तो रॉबर्ट हुक। अगर जीवित सेल ऐसा वर्ड जोड़कर आपसे पूछा जाए जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? ल्यूवेन हुक ने किया था, ठीक है। इन्होंने किया था 1674 ईस्वी में इन्होंने किया था, जो कि एक बैक्टीरिया के अंदर मतलब पाया गया था। पहला जो सजीव सेल था वो बैक्टीरिया के अंदर स्पाइरोगाइरा, जो कि पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं या वाटर सिल्क भी बोलते हैं, तालाब की पानी से इन्होंने ऐसे लेकर देखा था। तो रेशे की तरह, यानी कि जो सिल्क होता है पॉन्ड सिल्क की, वो सिल्क नहीं जो सिल्क आप समझ रहे हैं। तो एक तरीके से एक बैक्टीरिया था जिसका खोज इन्होंने किया था, बैक्टीरिया के अंदर जीवित सेल का खोज इन्होंने किया था। उसके बाद हम न्यूक्लियस की खोज के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। और इन्होंने देखा था कि हर सेल के केंद्रक में मतलब केंद्र में ऐसा गोलाकार रचना होता है जिसको इन्होंने न्यूक्लियस बोला था। कोशिका के भीतर यानी कि जो सेल है उसके भीतर लिक्विड होता है, अर्ध तरल, मतलब कि थोड़ा गाढ़ा भी होता है, पूरा लिक्विड भी नहीं, दानेदार पदार्थ होते हैं, उसको जीव द्रव बोलते हैं, ठीक है। जीव द्रव का खोज जो है पुरकिंजे ने किया था। सजीवों का शरीर की रचना सूक्ष्म जीवों से हुआ है, सजीवों के शरीर का रचना सूक्ष्म जीव से
हुआ है। जितने भी शरीर हैं सजीव है उनके शरीर का रचना सूक्ष्म जीव से हुआ है। इसका पता किसने लगाया था? स्लाइडेन और स्वैन ने। जब कोशिका सिद्धांत दिया था तब मतलब कि पता चला था, जब स्लाइडेन और स्वैन ने कोशिका सिद्धांत बताया था। इन्होंने कोशिका सिद्धांत में बताया था कि प्रत्येक जीव का शरीर अनेक कोशिका से या एक कोशिका से मिलकर बना होता है। किसने? स्लाइडेन तथा स्वैन ने बोला था कि हर जीव का जो शरीर है वो एक कोशिका से या अनेक कोशिका से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से ही होती है। इन्होंने बोला था कि प्रत्येक जीव की जो उत्पत्ति होती है वो कोशिका सेल से ही होती है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र होकर भी रह सकती है लेकिन मिलकर काम करती है, फिर भी मिलकर काम करती है। जैसे अकेले भी इंसान जी सकते हैं लेकिन फिर भी एक कम्युनिटी में मतलब जीता है, एक समाज में, घर में, परिवार में जीता है ना। कोशिका की उत्पत्ति जिस प्रक्रिया से होती है उसमें केंद्र की भूमिका प्रमुख होती है, यानी केंद्र की भूमिका सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कोशिका की उत्पत्ति में। सेल थ्योरी के बाद एक जीव वैज्ञानिक विचारक ने पता लगाया कि कोशिका का निर्माण तभी हो सकता है जब पहले से कोई कोशिका हो, यानी कि अगर एक भी सेल नहीं है तो फिर नए सेल डेवलप नहीं हो सकते। नए सेल डेवलप होने के लिए पहले से भी सेल मौजूद होना चाहिए। कोशिका के वास्तविक आकार एवं संरचना के बारे में पता तब लगा जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ तब पता चला कि जो कोशिका का वास्तविक आकार और वास्तविक संरचना है वो कैसा है। और ये खोज कब हुआ था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 1931 में। और किसने किया था? एम नॉल ई रस्का ने किया था। किसका? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज 1931 में। तब पता चला कोशिका का साइज। अब कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन देखिए क्या होता है, जो बाहरी आवरण होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, बाहरी भाग को बोलते हैं। और ये सेमी परमिएबल होता है, कुछ चीज़ों को पास होने देगा, कुछ चीज़ों को नहीं पास होने देगा। मीन्स कि जो सेल के लिए ज़रूरी होता है उसको रख लेता है, जो ज़रूरी नहीं होता है उसको ये पास कर देता है, बाहर कर देता है। कोशिका का निर्माण लिपिड तथा प्रोटीन से होता है, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर होता है। कोशिका झिल्ली कोशिका को निश्चित आकार बनाने में मदद करता है, यानी कि इसका जो एक स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने में मदद कौन करते हैं? कोशिका झिल्ली। अगर बाहर से ये आवरण नहीं हो, जैसे आप गिलास में अगर पानी रखे हो तो पानी गिलास का ही आकार ले लेता है। अगर उस तरह का कोई बाउंडेशन नहीं हो, ऐसे छोड़ दिया जाए तो उसका फिर कोई मतलब कि आकार नहीं बन पाएगा, यानी उसका निश्चित आकार नहीं बन पाएगा। अगर उसका निश्चित आकार है तो जिस बर्तन में रखा गया है उसी का आकार होता है। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि कोशिका झिल्ली ही इस कोशिका का आकार बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। और देखिए जो कोशिका है ये कोशिकीय जीव में जैसे सिलिया हो गया, फ्लैजिला हो गया, ये बनाने में भी मदद करता है। प्लांट सेल का जो बाहरी मतलब भाग होते हैं वो सेल वाल होता है, जो कि परमिएबल होता है, पारगम्य होता है। सेल वाल कोशिका तथा कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि हमारा जो शरीर है उसका बाहरी, यानी हमारे शरीर में जो सेल है, यानी कि जो जंतु सेल है उसके बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, लेकिन प्लांट सेल के बाहरी आवरण को सेल वाल बोलते हैं, जो क्या करते हैं? कोशिका झिल्ली और कोशिका दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है और कोशिका को सूखने से भी बचाता है। कौन? सेल वाल। साइटोप्लाज्मा की बात करें तो कोशिका भित्ति तथा केंद्रक के बीच, जैसे ये कोशिका भित्ति हो गया और ये केंद्रक हो गया, इसके बीच में पाए जाने वाला जो गाढ़ा चिपचिपा परभासी साइटोप्लाज्मा परभासी होता है, पदार्थ जो होता है उसको साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। और साइटोप्लाज्मा में जल, खनिज लवण, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, मेनली जल होता है। साइटोप्लाज्मा में कई महत्वपूर्ण जीवित रचनाएं भी होती है, यानी कि जो साइटोप्लाज्मा है इसमें बहुत सारी रचनाएं होती है जीवित, जिसको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। जैसे आपका आ जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से ये सारे सेल ऑर्गेनेल है जिसके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका,
ER यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को ER, जिसका खोज 3 लोगों ने मिलकर किया था, पोर्टर, क्लाउडे एवं फुलम। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऑप्शन में जब ऑप्शन देगा तो मिक्स करके देगा। जैसे पोर्टर क्लाउडे दे देगा, एक कोई दूसरा नाम दे देगा, फिर फुलन क्लाउडे दे देगा, दूसरा नाम दे देगा, और एक ऑप्शन में तीनों नाम रहेगा, तो तीनों नाम याद होना चाहिए, पोर्टर, क्लाउडे और फुलम। पार्टर और कलमैन ने इसका नामकरण किया था। ER साइटोप्लाज्मा में महीन नली की बनी एक जाली की तरह, मतलब जैसे इसे नली होती है ना, इस तरीके से नली की तरह, और ये जाली की तरह होती है, ठीक है, जाल की तरह बनी हुई रचना होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि 2 तरह का ये होता है, जो ER है ये 2 तरह का होता है, एक स्मूथ ER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, 2 तरह का होता है। जो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसके सतह पर छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, जिसको राइबोसोम कहते हैं। ER कोशिका द्रव में विभिन्न पदार्थ, मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोटीन का परिवहन, यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में मुख्य रूप से परिवहन किसका होता है, प्रोटीन का होता है। और जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसमें फैट और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण, स्मूथ रेक्टिकुलम यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में होता है, और प्रोटीन का मुख्य रूप से परिवहन ER में होता है, ठीक है। ER कोशिका द्रव को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, इसलिए इसको कोशिका का कंकाल तंत्र बोलते हैं। जैसे हमारे बॉडी में कंकाल तंत्र होता है ना, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, और हमें यांत्रिक एंड मैकेनिकल हेल्प करने के लिए, जिससे कि हम चल पाते हैं। अगर कंकाल तंत्र हमारा ना रहे तो क्या हम चल पाएंगे, उठ पाएंगे, बैठ पाएंगे? नहीं। तो उसी तरीके से यांत्रिक सपोर्ट प्रदान करता है कौन, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, किसको, कोशिका को। किस तरीके से, कोशिका के अंदर नली की बनी हुई जाल की तरह फैला होता है, एक जाली की तरह। जैसे कोई एक फ्रेम तैयार किया जाता है ना, पहले स्ट्रक्चर, और उसके बेस पर, जैसे छत आप देखा होंगे ढलैया करते वक्त कैसे होता है, पहले एक फ्रेम स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसके बाद किया जाता है, तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है, उसी तरीके से, ठीक है। अब देखिए राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम प्रोटीन और RNA से मिलकर बना होता है। राइबोसोम प्रोटीन और RNA से मिलकर बना होता है। राइबोसोम का मुख्य काम क्या है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। राइबोसोम को सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, यानी प्रोटीन फैक्ट्री सेल का कौन है, राइबोसोम। सेल का प्रोटीन फैक्ट्री कौन है, राइबोसोम, क्योंकि प्रोटीन का ये संश्लेषण करता है, इसका मेन काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना राइबोसोम का। राइबोसोम का खोज पहले पादप कोशिका में रॉबिन्सन ने किया था, किसमें, पादप कोशिका में, और कौन, ब्राउन ने। रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने मिलकर प्लांट सेल में राइबोसोम का खोज किया था। और जंतु कोशिका में किसने किया था, GE पैलेट ने किया था। जंतु कोशिका में GE पैलेट ने किया था किसका, राइबोसोम का खोज, और प्लांट सेल में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने किया था। इसका नामकरण रॉबर्ट ने किया था, किसका, राइबोसोम का। गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करें, गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी की खोज इटली के जीव वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने किया था, कैमिलो गोल्जी, जिसका नाम अपरेटस रखा था। कोशिका में परिवहन का मुख्य काम गोल्जी बॉडी का होता है। गोल्जी बॉडी कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, सेक्रेटरी ऑर्गन है। लाइसोसोम, लाइसोसोम आकार छोटी थैली की तरह होता है, और इसका खोज क्रिश्चियन डी डबे ने किया था, क्रिश्चियन डी डबे ने। लाइसोसोम में कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसको बोलते हैं। इस एंजाइम में कोशिका के जीव द्रव्य को नष्ट करने की क्षमता, किसके जीव द्रव्य को, कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य हैं उसको नष्ट करने की क्षमता इसमें होती है, किसमें, लाइसोसोम में। इसके किसी भी कारणवश अगर मतलब कोई भी व्यवधान उत्पन्न होता है तो लाइसोसोम क्या हो जाता है, फट जाता है, और फटने से एंजाइम क्या कर देता है, कोशिका को नष्ट कर देता है, जिससे इसको कोशिका का सुसाइड बैग भी बोलते हैं, सुसाइड बैग लाइसोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, और इसका खोज रिचर्ड अल्टमान ने किया था, रिचर्ड अल्टमान ने किया था। इसका नाम बायो ब्लास्ट रखा था, बाद में बैडा ने इसका नाम
माइटोकॉन्ड्रिया। किसने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा? बैडा ने। लेकिन उससे पहले इसका नाम क्या था? बायोब्लास्ट। किसने रखा था? रिचर्ड अल्टमान ने रखा था। माइटोकॉन्ड्रिया का बायोब्लास्ट नाम रिचर्ड अल्टमान ने रखा था, लेकिन उसके बाद बैडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और जिससे क्या होता है कि ऊर्जा के रूप में एटीपी का निर्माण होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। प्लास्टिड ये केवल प्लांट में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है और ये 3 तरह का होता है, ल्यूकोप्लास्टिक, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है जिसमें एक हरे रंग का पिगमेंट होता है, हरित लवक, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ल्यूकोप्लास्ट एक ये रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ये मुख्य रूप से जड़ की कोशिका में पाए जाते हैं और भोजन का संचय करने का इसका काम होता है। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों के रंग प्रदान करता है। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट फूल और बीज का रंग प्रदान करेगा और क्लोरोप्लास्ट में जो हरित लवक है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, हरे रंग का, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक होता है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है जो जड़ की कोशिका में रहता है, भोजन संचय का काम करता है। यहाँ तक क्लियर? वैक्यूल, वैक्यूल को रिक्तिकाय ऐसे बोलते हैं, यानी रिक्त मतलब वैक्यूम। वैक्यूल, वैक्यूल जंतु कोशिका में बहुत ही छोटी होती है और पादप कोशिका में काफ़ी बड़ी होती है। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में नहीं होता है, अगर उसमें ऑप्शन वैक्यूल है तो आप लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए सेल वाल है तो फिर वैक्यूल भी है, तो हम सेल वाल के साथ जाएंगे क्योंकि सेल वाल केवल प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं, एनिमल में नहीं। बात समझ गए? लेकिन अगर ये सब ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है, और वैक्यूल है और कोई ऐसा ऑप्शन है जो दोनों में पाया जाता है, तब वैक्यूल के साथ जाएंगे क्योंकि जंतु में बहुत छोटी ये होती है। नहीं भी मान सकते हैं। जंतु कोशिका में वैक्यूल जल संतुलन बनाए रखता है। जंतु कोशिका में वैक्यूल का काम क्या है? जल संतुलन बनाए रखना। और पौधे की कोशिका को मजबूती तथा कठोरता प्रदान करना किसका काम होता है? ये वैक्यूल का। ठीक है, पौधे की कोशिका में सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम ये देखिए, यह बेलन के समान इसकी आकृति होती है और इसके भीतर की रचना को सेंट्रोइल बोलते हैं। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन के समय कोशिका का मदद करता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की बात करें तो देखिए साइटोप्लाज्मा हो गया, ठीक है, और साइटोप्लाज्मा के बीच में, ये हमेशा बीच में नहीं, आगे पीछे भी हो सकता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। मतलब जो गोल संरचना है उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। और इसके अंदर भी लिक्विड पाया जाता है, चिपचिपा लिक्विड, ठीक है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। अब देखिए साइटोप्लाज्म इसको बोल दिया है, जैसे ये मान लीजिए आपका सेल है तो इसके अंदर जो लिक्विड है साइटोप्लाज्मा हो गया, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिलाकर प्रोटोप्लाज्म हो गया। क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म हो गया, प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ का कहा जाता है, यानी आनुवांशिक गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इससे ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और इसको क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक इकाई को जीन बोलेंगे। कोशिका में होने वाले जितने भी गतिविधि है वो केंद्रक के द्वारा कंट्रोल होता है। जैसे हमारे पूरे बॉडी की गतिविधि हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होता है, उसी तरीके से सेल का पूरा कंट्रोलिंग केंद्र के द्वारा होता है। और न्यूक्लियस को इसलिए कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। कोशिका का दिमाग कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भीतर एक गोल संरचना, आप देखिए जैसे ये न्यूक्लियस हो गया ये, और इसके अंदर भी गोल संरचना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, यानी केंद्रिका बोलते हैं, ठीक है। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। किसका होता है? आरएनए का संश्लेषण होता है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, देखिए क्रोमेटिन जालिका गुणसूत्र में बदल जाते हैं। गुणसूत्र क्या होता है? क्रोमेटिन जो जालिका है वो किस में बदल गया? गुणसूत्र में। और ये बेलनाकार छड़ के समान होता है। इसका 3 भाग होता है, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमैटिड्स, जो कि आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। इसको पेलिकल बोलते हैं, इसको पेलिकल बोलते हैं। सैटेलाइट इसको बोलते हैं, इसको
द्वितीयक संकीर्णन, मतलब देखिए कि यहाँ संकीर्णन हुआ है तो इसको प्राथमिक संकीर्णन, और यहाँ संकीर्णन हुआ है तो द्वितीयक संकीर्णन बोलेंगे, इसको मैट्रिक्स बोलेंगे ये वाला पार्ट को, ठीक है। गुणसूत्र बिंदु बोलेंगे यहाँ पर जो है, गुणसूत्र ये भुजा हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख पाएंगे पिक्चर में। अब देखिए क्रोमोसोम किस में कितना जोड़ी होता है, मनुष्य में 46 होता है, 23 जोड़ी, मक्का में 10 जोड़ी होता है ना, 20 यानी आलू, और चिंपैंजी में 48, कुत्ता में यानी कि डॉग में 78, ड्रोसोफिला में 8, टमाटर में 24, कबूतर में 80, मेढक में 26, बिल्ली में 38, ऐसे कुछ और भी होंगे आपके पास तो याद कर सकते हैं। यहाँ पर इतना दिया गया है। केंद्र के आधार पर कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कोशिका केंद्र के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और दूसरा होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक। जस्ट अ मिनट, सॉरी। देखिए न्यूक्लियस के आधार पर जो सेल होते हैं कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए जो मैं लिख रही हूँ उसको देखिएगा, प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं और इसमें न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल यानी ऑर्गेनेल्स इसमें नहीं होते हैं, इसमें झिल्ली काय कोशिकीय अंग नहीं होते हैं और इसमें होते हैं, ठीक है। ये अनडेवलप्ड होता है, ये पूरा डेवलप्ड नहीं होता है और ये पूरा डेवलप्ड होता है, इसलिए इसमें ये पाया जाता है। इसमें जो राइबोसोम है, राइबोसोम 70S% होता है, इसमें 80S% होता है। एडवांस मतलब विशेष तरह का होता है और इसमें एकल गुणसूत्र होता है यानी कि सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होता है। ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ यूकैरियोटिक होते हैं जो यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे प्रोस्टिडा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया। तो ये क्या है, सारे के सारे यूकैरियोटिक में आएंगे क्योंकि इसके अंदर प्लांट भी आएंगे और एनिमल भी आएंगे, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर आपको जीवाणु देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक के बारे में, यूकैरियोटिक के बारे में बता दिया। कोशिका विभाजन 2 तरह का होता है, एक मिटोसिस और दूसरा मेसोसिस, ठीक है। यानी कि एक होगा आपका समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा अर्धसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन का खोज वाल्थियर फ्लेमिंग ने किया था और इसका मतलब कि बॉडी लेवल पर विभाजन होता है। एक कोशिका से 2 संतति कोशिका बनेगा और दोनों कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के गुणसूत्र के बराबर होगा। जैसे एक पेरेंट्स हो गया और इसे अगर 2 बच्चे हुए तो इन दोनों बच्चे में, जैसे पेरेंट्स में 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है, तो बच्चे में भी 46 ही गुणसूत्र होंगे दोनों में, ठीक है। एक ही से दोनों बने हैं बट दोनों में भी 46 ही गुणसूत्र होंगे, ऐसा नहीं कि आधा होंगे। लेकिन दूसरा जो है आपका मेसोसिस यानी कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, तो इसमें क्या होता है, जनन कोशिका में इसका विभाजन होता है और जर्मन जीव वैज्ञानिक बीजमैन ने इसका खोज किया था। किसने? बीजमैन ने। और इसमें क्या होता है कि इस कोशिका विभाजन में एक जनक कोशिका से 4 संतति यानी कि डॉटर सेल बनता है। कितने बना? 4 बनता है एक से, ठीक है। और प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका से आधी होती है। जैसे कि मतलब कि यहाँ पर मेल और फीमेल है तो इनसे अगर 4 डॉटर हुआ तो 23 ऐसे आधा आधा होगा, ठीक है। यानी कि 46 का तो कितना हो जाएगा? 23, ठीक है, 23 होगा। अब देखिए जैसे कोई भी एक मान लीजिए चाइल्ड है तो अपने ये 2 पेरेंट्स से ये मान लीजिए पैदा हुआ तो इनका 46 और इनका 46, तो सॉरी इनका 23 इनका 23 यानी आधा आधा, तो यहाँ पर 46। तो जो जनन कोशिका में इसका विभाजन होता है अर्धसूत्री मतलब कि आधा हो जाता है, जनन कोशिका के आधा हो जाता है संतति कोशिका में, ठीक है। ये बॉडी लेवल पर नहीं बताया जा रहा है, ये जनन कोशिका के लेवल पर बताया जा रहा है। तो ये आपका सेल यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको टिश्यू टॉपिक लेकर के आऊँगी। तो अगर आपको
मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो से हेल्प मिल रहा है या कुछ सीखने को मिला, तो आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं और उनको नहीं पता है कि कहाँ से तैयारी करें, कैसे करें, तो उनको हेल्प मिल सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाने का प्रयास करें। वीडियो के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर मटेरियल आपको मिल जाएगा, पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, दोनों जगह पीडीएफ मिलता है। और व्हाट्सएप ग्रुप से फ़ायदा आपको ये होता है कि वहाँ पर आपको जूम मीटिंग का लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि आप जूम मीटिंग में भी ज्वाइन हो सकते हैं और लाइव डिस्कशन का पार्ट आप बन सकते हैं, लाइव डिस्कशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लाइव डिस्कशन सुन सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर करना हो तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर सेट वगैरह लगाए जाएंगे, यानी कि प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, और साथ में सभी मिल करके, जितने भी टीचर्स अभ्यर्थी है वो सभी लोग मिल करके अपना एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं 2023 में शिक्षक बनने के सपने को साकार करने के लिए। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, लिंक जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।